गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। आज हम 6th क्लास में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हमारा सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसमें हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हमारे यही बताया गया है नदियों का सभ्यता से किस प्रकार संबंध है, और सरस्वती सिंधु सभ्यता जो कि इस चैप्टर का नाम है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ की नगर योजना कैसे थी, भवनों का निर्माण कैसे किया गया था, किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था, उनके जीवन शैली कैसी थी, और उनकी शिल्पकला और व्यापार के बारे में हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। इसमें छोटे बच्चों को जैसे समझाया जाता है कार्टून के द्वारा, वो ज़्यादा समझ पाते हैं, इसीलिए इसी पिक्चर के थ्रू इन्हें बताने की कोशिश की गई है। इसमें सागर जो है वो अपने पिता को अपना ऐसे दिखा रहा है जिसमें उसने नदियों के इम्पोर्टेंस पर जो है वो एक लेख लिखा है। उसके फादर जो है चेक करने के बाद उसे बताते हैं कि आप इसमें एक पॉइंट और जोड़िए। वो बिंदु क्या है कि सागर इस लेख में यह बिंदु जोड़ना ज़रूरी है कि सभी सभ्यताएं और बड़े बड़े नगर नदियों के किनारे ही पनपे हैं। इसका मेन रीज़न क्या है आगे हम इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सागर क्या कह रहा है कि अच्छा पापा ज़रूर, पर पहले आप मुझे इसे विस्तार से समझाइए कि नदियों का सभ्यता और नगरों से क्या संबंध है, जो कि इस चैप्टर में आगे डिस्कस किया गया है। नदियों से मनुष्य की जल की आपूर्ति होती थी। पूरे वर्ष यहाँ मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता था। विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों विशेषकर नदियों के किनारे ही पनपी हैं। मेन रीज़न इसे फर्स्ट दिया गया है कि जो सभी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे बसी हुई हैं, क्योंकि इनसे उनकी पानी की जितनी भी आवश्यकताएं थी वो पूरी हो जाती थी। अगर वो अपने साथ कृषि कार्य अगर वो हैं, उसके साथ अगर हम बात करें वो मवेशियों का भरण पोषण कर रहे हैं, तो इसके लिए उनको पानी की आवश्यकता के लिए बार बार कहीं और अन्य स्थानों की तलाश नहीं करनी पड़ती। मेन रीज़न इसे बताया कि विश्व की सभी सभ्यताएं किस प्रकार जल स्रोतों के किनारे पनपी हैं। सेकंड बात की गई है सरस्वती नदी जो है वो भारत की प्राचीनतम नदियों में से एक है, जो कि अब विलुप्त हो चुकी हैं। लेकिन इसके लिए अभी भी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा खोजबीन कार्य जो है वो स्टार्ट किया गया है, और विश्व के हमारे जो जितने भी वेद हैं उनमें सरस्वती नदी का जो है कहीं ना कहीं वर्णन ज़रूर मिलता है। आगे बताया है विभिन्न प्रमाणों से इस नदी की उपस्थिति 5000 वर्ष पूर्व तक मानी गई है। भूआकृतिक अवशेषों, उपग्रहों द्वारा प्राप्त चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा सरस्वती नदी का प्रवाह निश्चित होता है। खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 के लगभग पुरातात्विक स्थल इन्हीं नदियों के किनारे मिले हैं। अभी बात कर रहे हैं पैलियो चैनल क्या है। साइड में देखिए यहाँ पे दिया गया है नदियों का पूर्वकालिक प्रवाह, यानी कि वो नदियाँ किस प्रकार से जो हैं वो वहाँ से बह रही थी, इसी का डिस्कस इसमें किया गया है। सरस्वती नदी आद्री बद्री जो है स्थान हरियाणा में, यहाँ के यमुनानगर से वो निकलती है, और इसके साथ ही अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा आदि से बहती हुई राजस्थान और गुजरात में चली जाती हैं। हरियाणा के जो स्थान हैं इनके नाम दिए गए हैं, आप सभी इनसे परिचित होंगे। दूसरी नदी जो है वो सिंधु नदी है, जो आज भी बहती हैं, जो कि मैक्सिमम इसका प्रवाह जो है वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और बालाकोट जो है वो प्रमुख इसके स्थान रहे हैं। सरस्वती सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां जो हैं इनके किनारे मिलने वाले अवशेष पुरास्थल के आधार पर इसको क्या गया सरस्वती सिंधु सभ्यता कहा गया है। इसमें हम देखें सबसे पहले हमने चैप्टर का नाम जाना, वो दे रखा है सरस्वती सिंधु सभ्यता, जो कि मेन रीज़न दिया गया है क्योंकि यहाँ पर सरस्वती नदी जो है इसके कारण दिया गया है। आगे हम बात करें तो इसी का एक अन्य नाम जो है वो है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसकी खुदाई में जो है सबसे पहले जो खोजा गया नगर जो है वो हड़प्पा था, इसी कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और इसके साथ ही इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसका कारण है क्योंकि इसमें कांस्य धातु का प्रयोग जो है वो मैक्सिमम किया गया था। आगे चलते हैं। क्या आप जानते हैं प्राचीन भौतिक अवशेष अपनी कहानी स्वयं बताते हैं। पहली बार जब हड़प्पा में ये देखे गई, वहाँ पर रेलवे बिछाने के लिए जो है वो रोड की आवश्यकता थी। इसको हम वैसे जान लेते हैं एक स्टोरी के थ्रू। जब अंग्रेज़ों का जो टाइम पीरियड था उस समय रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ईंटों का जो है और बाकी अन्य सामग्री की आवश्यकता थी। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो नीचे खुदाई करके जो है वो वहाँ से ईंटें निकाल रहे थे। जब उन्होंने देखा तो वहाँ उस स्थान की खोज करवाई गई, तो फिर वहाँ पर क्या मिला, हमें पूरा का पूरा एक नगर बसा हुआ मिला, जो कि है
1921 में जो है दयाराम साहनी जी ने यहाँ पर खोज करवाई थी और वहाँ पर नगर जो मिला था वो है हड़प्पा। और 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने एक दूसरा नगर खोजा जो कि था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है हमारा जो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी, यहाँ पर नगर योजना कैसी थी। सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों के अवशेष दो भागों में मिले हैं, एक पूर्व भाग और एक पश्चिमी। जो पश्चिमी भाग है वो छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसको हम मेनली नगर दुर्ग कह रहे हैं। पूर्वी स्थान बड़ा था जिसे निचला नगर कहा गया है। यहाँ पर जो है पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था और इतनी ज़्यादा वहाँ पर मजबूती जो है देखने को मिली है कि वो अभी तक भी मतलब ऐसे के ऐसे पाए गए हैं। कुछ सार्वजनिक निर्माण कार्य भी वहाँ पर मिले हैं। मोहनजोदड़ो जो कि एक बहुत बड़ा नगर है सरस्वती सिंधु सभ्यता का, और इसमें एक बड़ा स्नानागार मिला है जहाँ पर इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। सरोवर से दो तरफ उतरने के लिए जो है सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और चारों तरफ क्या है यहाँ पर कुएं से पानी यहाँ पर भरा जाता था। खाली करने के लिए नालियाँ बनाई गई हैं और धार्मिक पर्पस स्नान किया जाता होगा। यानी कि मोहनजोदड़ो में जो एक हमें स्नानागार मिला है उसकी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में बताया गया है कि कैसे वहाँ पर जो है नालियों के द्वारा पानी को निकालने की व्यवस्था की गई थी और किस प्रकार वहाँ पर हम पानी को जो है वो वापस वहाँ पर भर सकते थे। अगला हमारा पॉइंट दे रखा है वो है सड़कें और नालियाँ। यहाँ पर बताया गया है कि सड़कें जो हैं वो 13 फुट से 33 फुट तक चौड़ी होती थी और इसकी लंबाई चौड़ाई जो है यहाँ पर डिस्कस की गई। और इसकी सबसे मेन बात है कि सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी, जिसके कारण और जहाँ यहाँ की जो नालियों की व्यवस्था थी वो मतलब इतनी सुदृढ़ और स्वच्छ बनाई गई थी, जिसके मेनली आप समझिए इसमें दो प्रकार से नालियों की व्यवस्था की गई थी। एक जो है ढक्कन के थ्रू और एक जो है बिना ढक्कन से, यानी कि ऐसी नालियाँ जिन्हें साफ़ करने के पश्चात उन्हें दोबारा ढका जा सकता था और आगे चलकर वही नालियाँ जो थी वो आगे नालों में, बड़े नालों में गिर जाती थी और वहाँ का नगर का जो सारा पानी था वो इतनी अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था से बाहर निकल जाता था कि वहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं रहती थी। और ये देखिए सड़कें के दोनों ओर नालियाँ बनाई गई थी, पानी यहाँ पर गिरता था, नालियाँ ईंटों से ढकी हुई होती थी जिन्हें आसानी से साफ़ किया जा सकता था। ये नालियाँ मुख्य नालों में जाकर गिरती थी जो नगर से बाहर पानी को लेकर जाती थी। देखिए सबसे मेन बात जो है यहाँ पर क्या कही है कि विश्व की एकमात्र सभ्यता है जिसमें इतनी व्यवस्थित नालियों की व्यवस्था मिली है। यहाँ पर देखिए अगर अभी भी हम इतने विकसित हो चुके हैं लेकिन फिर भी अगर कोई बारिश या कैसी भी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर मेनली बड़े बड़े नगर जो है वहाँ पर देखने को मिलता है कि वहाँ पर सिस्टम फेल हो जाता है और सारी नालियों का पानी जो है वो बाहर ऐसे दिखाई पड़ता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में उस टाइम पीरियड में आप सोचिए उन्होंने कितनी अधिक तरक्की की थी कि उन्होंने ऐसी सभ्यता अपने विकसित की जिसमें उन्होंने नालियों, सड़कों और घरों के भवन निर्माण व्यवस्था तक का इतना सुदृढ़ जो है उन्होंने ध्यान रखा था। अगला पॉइंट हमारा दे रखा है यहाँ पर भवन निर्माण योजना कैसी थी। देखिए घरों का निर्माण निश्चित योजना के द्वारा किया गया था। 2 मंजिले जो थे यहाँ पर घर होते थे और प्रत्येक घर में जो है स्नानागार, रसोई घर और शौचालय की सुविधा दी गई थी। दरवाजे जो हैं वो सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे और ये जो है सड़कों के विपरीत दिशा में खुलते थे और कई घरों में क्या है कुएं भी प्राप्त हुए खुदाई से, हमें ये पता चला है। अगला दे रखा है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता में यहाँ पर जनजीवन कैसा था। कृषि नगरों को देखकर लगता है कि यहाँ पर लोग जो है खुशहाल और समृद्ध हैं। मेनली अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता कहें या हमें से सरस्वती सिंधु सभ्यता कहें, ये एक नगरीय सभ्यता मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही यहाँ पर कृषि वगैरह ऐसा कोई काम नहीं होता था। यहाँ पर खुदाई करने से पता चला है कि यहाँ पर जो है ये सभी लोग जो हैं गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों ये सभी जो हैं इनका उत्पादन करते थे। इसके साथ ही कृषि बैल, ऊँटों की सहायता से जो थे ये इनका पालन किया जाता था और इन्हें कृषि कार्यों में अपने साथ लगाया जाता था। सिंचाई जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि जितनी भी सभ्यताएं हैं वो मेनली हमें जितनी भी हमारी नदियाँ होंगी वहीं पर पनपी होंगी, नदी और तालाबों से ये जो है वो यहाँ पर सिंचाई कर लेते हैं।
पशुपालन की अगर हम बात करें, ये लोग ऊँट, बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जो थे वो पशु पालते थे। बत्तख, खरगोश, हिरण सभी के जो है इसमें नाम दिए गए हैं कि किन जानवरों को किस प्रकार से कार्य ले जाते थे, कृषि काम में कौन कौन से आते थे, यातायात भोजन के लिए वो सहायक थे, ये सभी इसमें डिस्कस किया गया है। अगले हमारे पॉइंट दे रखे हैं। इसमें मेन बात अगर हम बात करें पशुपालन की, तो यहाँ पर जो ये इनका बैल जो है वो यहाँ पर इनका कुबड़ा बैल मेनली अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर इसकी जो है ये पूजा करते थे। मोहरे जो यहाँ से प्राप्त हुई हैं उससे पता चलता है कि ये लोगों के लिए जो है अवश्य ही पूजनीय रहा होगा। मापतोल के लिए चर्ट के पत्थर जो हैं इन्होंने उस टाइम पर भी जो है वो देखिए यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाया गया है, उन्होंने एक निश्चित आकार में अपने बाटों का भी जो था वो निर्माण किया गया है और बहुमूल्य रत्न, पत्थर आदि को तोड़ने के लिए इसका निर्माण किया गया होगा। बाट, इसके अलावा अगर हम बात करें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोना, चांदी आदि की सभी वस्तुएं यहाँ से मिली हैं। धातुओं को किस प्रकार से गलाते थे, ढालते थे, नए आकार में वो बनाते थे। मिश्रण चांदी से भी गहरे गहने और बर्तन भी जो थे वो बनाते थे। अगला पॉइंट हमारा दे रखा है, बहुत ही सुंदर हार श्रृंगार, यानी कि वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता यही है कि यहाँ पर जो है केवल पुरुष लोग ही, स्त्रियाँ श्रृंगार नहीं करती थी, बल्कि पुरुष भी जो है वो अपने लिए आभूषण जो थे वो पहनते थे और इनको बहुत ज़्यादा शौक था। यहाँ पर सोने, चांदी, पत्थरों के तराश कर जो है इन्होंने अपने लिए आभूषणों का निर्माण किया है और ये सभी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के कुछ अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी, फेयोन से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, यानी कि उस टाइम पर भी जो है इन लोगों ने कपास उगाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त था। अगला है हमारा, व्यापार कैसा था। आयात, निर्यात व कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान के द्वारा पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। जैसे इसको अगर हम समझे कच्चे माल को, अगर जो प्राकृतिक तौर पर विद्यमान है, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो हैं, और इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे कि हमने किसी किसान को देखे, अगर उसने गेहूं की फसल उगाई है तो जब वो फसल खेत में है तो वो वहाँ पर एक कच्चे माल की तरह है उसका, लेकिन जब पकने के बाद उसका हम यूज़ करते हैं किसी ब्रेड में या अदर जो सामग्री में, तो वो जो है वो एक निर्मित माल के रूप में जो है वो प्रयुक्त हो जाती हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है, धातुएं प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। आप सभी को पता है सोना, चांदी, ये सभी धातुएं जो है ये प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, जबकि कपड़ा बनाने के लिए कपास किसान के द्वारा उत्पादित किया जाता है। अगर हम बात करें मेनली तांबा, टिन, सोना, चांदी, ये सभी जो है वो मैक्सिमम जो है वो हमें राजस्थान और पश्चिमी देश जो ओमान है वहाँ से हमने इसको ये मंगवाते थे। कांसा बनाने के लिए इन्होंने तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का प्रयोग किया है और आधुनिक ईरान व अफ़गानिस्तान से इसका इस्तेमाल किया है। सोने का आयात अगर हम बात करें तो ये कर्नाटक और गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया है। आगे दे रखा है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। लोथल, धोलावीरा में जो है बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। यह प्रमाणित करते हैं कि विदेशों में भी व्यापार होता है। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा नहीं है कि व्यापार केवल अपने सभ्यताओं में या केवल क्या कहते हैं सिर्फ अपने लोकल एरिया में था, बल्कि इसका जो है इन्होंने प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा था कि ये व्यापार जो है वो विश्व की अन्य सभ्यताओं से भी करते थे। ईरान की जो सभ्यताएं थी वहाँ पर ऐसा देखने को मिला है। मिस्र की सभ्यताओं के साथ भी जो है इनका व्यापार जो था वो होता था। अभी देखिए फेयोंस जो है वो क्या है। खुदाई में फेयोंस से बनी मूर्तियाँ जो हैं, मनके, बाले और छोटे बर्तन मिले हैं। कृत्रिम रूप से इसको तैयार किया जाता था। बालू या सब्स्टिक पदार्थों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर जो है ये वस्तुएं बनाई जाती थी। उनके बाद इन पर चिकनी परत जो है वो चढ़ा दी जाती थी। इन चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के रंग के होते थे। अगला पॉइंट है हमारा,
मोहरे हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा के लोग सेलखड़ी से जो है वो मोहरे बनाते थे। मोहरे देखिए आप इसमें दिखाई दे रहा है कि ये ज़्यादातर मोहरे इनकी वो हैं आयताकार हैं, जिन पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिले हैं। मोहरों का प्रयोग एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने वाले सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। थैलों पर मोहरबंदी के लिए लाख आदि जैसी वस्तुओं का प्रयोग मोहरों से छाप लगाते होंगे, और यदि कोई सामान के साथ छेड़छाड़ करे तो ये छाप टूट जाती होगी। मनोरंजन के साधन की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है कि बच्चों के खिलौने जो थे वो मिट्टी के तैयार किए जाते थे। शतरंज, चौपड़, ये देखिए यहाँ पर ये पास से दे रखे बच्चों के खिलौने हैं, शतरंज है, और विभिन्न प्रकार के मिट्टी की आकृतियों को जो है परिवर्तित करके इन्होंने बच्चों के खेलने के लिए भी जो है इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। और मोहरे जो ये हमारा पॉइंट था कि यहाँ पर मोहरे जो थी, जैसे कि अभी हम मुद्रा का यूज़ करते हैं, रुपये हम यूज़ करते हैं अपनी करेंसी की अगर हम बात करें लेन देन के लिए, व्यापार के लिए, तो उस समय पर ये मुद्रा कागज़ी मुद्रा आविष्कृत नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर भी जो है वो अपनी एक मुद्रा अलग से ली थी, और वहाँ पर इन्होंने सेलखड़ी की जो थी ये यहाँ पर बनाते थे अपने मोहरे, और उसी से जो है वो व्यापार और लेन देन करते थे। अभी इस पार्ट में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले पार्ट में हम इसके अभ्यास के क्वेश्चंस और बाकी सभी जो चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट, इसके प्रमुख नगर और इसके क्वेश्चंस को भी हम इसमें आगे चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।